16 दिसंबर 2023 को MV रुएन, जो एक शिप है बहुत छोटे से देश माल्टा की, उसको अरेबियन सी में कई पायरेट्स हाईजैक कर लेते हैं। शिप में करीब 38,000 टन का कार्गो था जिसकी वैल्यू थी $1 मिलियन और उसके साथ 17 क्रू मेंबर्स भी थे। इस शिप को हाईजैक करने के बाद पायरेट्स शिप ओनर के साथ नेगोशिएशन स्टार्ट करते हैं। वो मांग करते हैं $60 मिलियन की क्रू और शिप को वापस करने के लिए। नेगोशिएशंस इतनी लंबी चलती है कि 3 महीने हो जाते हैं पर फिर भी कोई सोल्यूशन ही निकलता। पर फिर एक ट्विस्ट आता है कहानी में। 16 मार्च 2024 को इंडियन मिलिट्री एक ऑपरेशन स्टार्ट करती है क्रू को बचाने का। गल्फ ऑफ एडन में कार्गो वेसल्स की हाईजैकिंग होना बहुत समय से एक प्रॉब्लम थी। इस जगह 2008 से इंडियन नेवी उधर डिप्लॉय कर दी गई थी क्योंकि इंडिया का एक भारी ट्रेड इसी रूट से आता है। और इस माल्टा की हाईजैक शिप को लोकेट करने के लिए इंडियन नेवी ने एक मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट और वॉरशिप भी डिप्लॉय करी। इसके अलावा उन्होंने एलीट मार्कोस कमांडोज भी एयर ड्रॉप करे जो नेवी की एक स्पेशल फोर्स यूनिट है। इंडियन मिलिट्री का ये ऑपरेशन 40 घंटों तक चलता है। इसके बाद 35 पायरेट्स सरेंडर कर लेते हैं और जो 17 क्रू मेंबर्स थे उनको बचा लिया जाता है। इस मिशन के बाद इंडियन स्पेशल फोर्सेस को ग्लोबल मीडिया कवरेज मिलती है। CNN ने तो ये तक लिखा अपने आर्टिकल में कि इंडियन नेवी का ड्रामेटिक रेस्क्यू दुनिया को इंडियन मिलिट्री की स्पेशल फोर्सेस के बारे में बताता है, जो अब दुनिया की बेस्ट फोर्सेस में से एक है। पर आप सोच रहे होंगे कि इंडियन स्पेशल फोर्सेस है क्या? ये फोर्सेस एक स्पेशलाइज्ड मिलिट्री यूनिट है जिनको बहुत यूनिक और कॉम्प्लेक्स मिशंस कैरी आउट करने के लिए ट्रेन किया जाता है। इंडियन आर्म फोर्सेस की हर ब्रांच के पास अपनी एक स्पेशल फोर्स है। जैसे इंडियन आर्मी में पैरा SF है, नेवी में मार्कोस, एयरफोर्स में गरुड़ और फिर एक स्पेशल फ्रंटियर फोर्स भी है जो डायरेक्टली PMO को रिपोर्ट करती है। इस वीडियो बनाने के लिए मैंने इन बुक्स को यूज किया है जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इनमें से एक बुक लिखी है लेफ्टिनेंट जनरल PC कटोच ने, जिन्होंने खुद एक स्पेशल फोर्स में सर्व किया है। तो ये स्पेशल फोर्सेस करती क्या है और भला हमारी मिलिट्री को इनकी जरूरत पड़ी क्यों? इस चीज के लिए हमें समझना होगा इंडिया के एक मिलिट्री फेलियर को। अक्टूबर 1962 जब इंडिया बहुत ही मुश्किल में था। On the 20th of October 1962, the Chinese army launched a massive attack on India, both in Ladakh and in the northeast. The Indian army was not prepared for such a full-scale invasion. इंडिया का इंटेलिजेंस ब्यूरो चाइनीज अटैक को प्रिडिक्ट करने में ही फेल हो गया था। इस 1962 वॉर पर इंडियन गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट बनाई जिसने दोष डाला BN मलिक पर, जो उस समय इंटेलिजेंस ब्यूरो के हेड थे। रिपोर्ट ने कहा कि BN मलिक ने अपनी जिम्मेदारी क्रिटिकल पीरियड के दौरान ढंग से नहीं निभाई, पर कोई एक्शन उनके खिलाफ नहीं लिया गया। ये रिपोर्ट कभी भी पब्लिक नहीं करी गई, पर 2014 में इस रिपोर्ट का एक सेक्शन एक जर्नलिस्ट ने रिवील किया था। इस रिपोर्ट ने कहा कि इंटेलिजेंस ब्यूरो ने इंटेलिजेंस ही कलेक्ट नहीं करी थी कि चाइना बॉर्डर पे कर क्या रहा है, और इस इंटेलिजेंस फेलियर के लिए इंडिया को एक हैवी प्राइस देना पड़ा था। करीब 1300 जवान शहीद हुए थे, 1000 घायल हुए थे और 4000 कैप्चर हुए थे ऐसी जंग में जो करीब 1 महीने चली थी। इस इंटेलिजेंस फेलियर के बाद प्रधानमंत्री नेहरू ने सोचा कि वो इस गलती को वापस दोहराना नहीं चाहते, इसलिए जंग के खत्म होने के 2 दिन पहले उन्होंने अमेरिकन प्रेसिडेंट को लेटर्स लिखे मदद मांगने के लिए। इस लेटर के 3 दिन बाद ही अमेरिका ने CIA ऑफिशियल्स की एक डेलीगेशन भेजी। CIA अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है। फिर ये डेलीगेशन BN मलिक, जो डायरेक्टर थे इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो से, उनसे मिले और CIA ने इंडिया को एक ऑफर दिया अपने डिफेंसेस इंप्रूव करने के लिए चाइना के खिलाफ। अब भला US ये क्यों करेगा? इसके 2 लाइकली रीजंस हैं। पहला है कि जवाहरलाल नेहरू ने खुद पर्सनली मदद मांगी थी अमेरिका से, और दूसरा है कि उस समय अमेरिका और सोवियत यूनियन के बीच एक कोल्ड वॉर चल रही थी। दोनों ही अमेरिका और सोवियत यूनियन दूसरे देशों से अपील कर रहे थे कि वो उनके कैंप को ज्वाइन कर ले। चाइना सोवियत यूनियन के कैंप में था क्योंकि वो दोनों ही कम्युनिस्ट देश थे, और इसीलिए अमेरिका इंडिया की मदद करना चाहता था ताकि इंडिया अमेरिका के कैंप में आ जाए इस कोल्ड वॉर में। अब कारण चाहे कुछ भी हो, पर CIA इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो को मदद कर रहा था एक सीक्रेट फोर्स बनाने में, और वही BN मलिक जिन पर दोष डाला गया इंडिया के इंटेलिजेंस फेलियर के लिए, उनको क्रेडिट भी मिलना चाहिए इंडिया की पहली स्पेशल फोर्स बनाने के लिए, जो उन्होंने बनाई इंडिया के वॉर वेटरन बीजू पटनायक के साथ। इस फोर्स को बुलाया गया स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या फिर एस्टैब्लिशमेंट 22।
इस स्पेशल फोर्स बनाने के पीछे मकसद ये था कि एक ऐसी गुरिल्ला फोर्स बनाना जो चाइनीज टेरिटरी के अंदर जाके उनको अटैक कर सके। इंडियन आर्मी के एक बहुत एक्सपीरियंस्ड ऑफिसर मेजर जनरल सुजन सिंह उबान को इस फोर्स का पहला इंस्पेक्टर जनरल बनाया गया था। एस्टैब्लिशमेंट 22 का जो पहला कार्डर था वो भी बहुत सोच समझ के सिलेक्ट किया गया था। पूरा कार्डर खाम्पा कम्युनिटी से था जो तिब्बत के खाम रीजन से बिलोंग करते हैं, जो चाइनीज रूल के अंदर आता है, और ये लोग दलाई लामा के ओरिजिनल बॉडीगार्ड्स भी थे। इन लोगों को 2 कारणों की वजह से रिक्रूट किया गया था। पहली बात है कि वो उस टेरिटरी और उस टेरेन को ढंग से जानते थे और हाई ऑल्टीट्यूड कंडीशंस में काम करना भी जानते थे। दूसरा कारण था कि ये सभी लोग चाइना से नफरत करते थे क्योंकि 1951 में चाइना ने तिब्बत को ऑक्यूपाई कर लिया था। इनफैक्ट इस फोर्स के कई सोल्जर्स वही लोग थे जो दलाई लामा को तिब्बत से लेकर आए थे इंडिया। फिर इन टिबेटन कार्डर की रिक्रूटमेंट के बाद उनकी इंटेंस ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, जैसे एनिमी टेरिटरी में कैसे जंप करना है, रेडियोज और वायरलेस सेट्स कैसे यूज करने हैं और एयरप्लेन्स को जमीन से कैसे सिग्नल्स देने। पर इंडियन आर्मी में भी सभी लोग इस फोर्स से खुश नहीं थे। आर्मी में भी पॉलिटिक्स चल रही थी। 1962 में कई लोगों ने पूछा कि इस फोर्स की जरूरत ही क्या है, और इस वजह से इस स्पेशल फोर्स के चीफ ने 120 टिबेटन सोल्जर्स को एक आर्मी फील्ड एक्सरसाइज में भेजा जिसका कोड नेम था गरुड़ा। और इस फील्ड एक्सरसाइज ने सबको दिखा दिया कि सोल्जर्स कर क्या सकते हैं। कैप्टन मनमोहन सिंह कोहली ने एक इंटरव्यू में कहा कि एसएफएफ के आदमी बहुत टफ है। एक समय जब हम हेलीपैड बना रहे थे तो एक बड़ा सा पत्थर हटाना था जिसके लिए 6-7 लोग चाहिए थे, पर एक एसएफएफ के आदमी ने कहा कि मेरी पीठ पर डाल दो, और वो अकेला सोल्जर 15 फीट उस पत्थर को लेकर गया उसको फेंकने के लिए। इनफैक्ट इस किताब में लिखा है कि कैसे ये फोर्स आज भी बहुत सीक्रेटिव है और कई इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स को इनके बारे में जानकारी नहीं है। पर अपनी फॉर्मेशन के बाद इस स्पेशल फोर्स ने कई इंपॉर्टेंट ऑपरेशंस करे इंडिया के लिए, और सबसे क्रिटिकल ऑपरेशन था इंडिया और पाकिस्तान की वॉर 1971 में जब बांग्लादेश आजाद हुआ। इस वॉर के दौरान एस्टैब्लिशमेंट 22 की बटालियंस सीक्रेटली डिप्लॉय करी गई थी चिटागोंग हिल ट्रैक्स में, जो एक हिली एरिया है बांग्लादेश के साउथ ईस्ट में। उनका मिशन था बांग्लादेश में इन्फिल्ट्रेट करना और पाकिस्तानी सोल्जर्स और उनके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करना, जैसे लॉजिस्टिकल लाइंस, कम्युनिकेशन लाइंस और वेपन सप्लाई के बेसिस। तो 1962 में स्पेशल फ्रंटियर फोर्स या फिर एस्टैब्लिशमेंट 22 इंडिया की पहली स्पेशल फोर्स बनी। कई सालों तक इंडियन गवर्नमेंट ने इस फोर्स को एक सीक्रेट रखा, पर 1978 में एक प्राइम मिनिस्टर ने गलती कर दी। 1965 में CIA ने इंडिया को एक इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस मशीन दी थी जिसको इंडिया ने नंदा देवी पर रखा था, इंडिया का दूसरा सबसे ऊंचा पहाड़। ये मशीन चाइनीज मिसाइल टेस्ट को ट्रैक कर रही थी, पर 1978 में ये मशीन गायब हो गई। पर डर बस इस मशीन के बारे में नहीं था, डर इसके बारे में भी था कि मशीन पावर हो रही थी एक प्लूटोनियम जनरेटर से। प्राइम मिनिस्टर मोरारजी देसाई ने पार्लियामेंट में बताया कि लोगों को न्यूक्लियर सेफ्टी की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस जनरेटर की देखभाल कर रही है स्पेशल फ्रंटियर फोर्स। गलती से पार्लियामेंट में उन्होंने इस फोर्स का नाम बोल दिया। अब इस फोर्स का प्रेजेंट स्टेटस क्या है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा वीडियो में। अभी कहानी में आगे बढ़ते हैं। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स बनने के 3 साल बाद इंडियन आर्मी में एक आदमी मेजर मेघ सिंह ने रियलाइज किया कि इंडियन आर्मी को भी ऐसी स्पेशल फोर्स की जरूरत है। मेजर मेघ सिंह एक मिड लेवल स्टाफ ऑफिसर थे ब्रिगेड ऑफ गार्ड्स में, जो इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड में एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। इन्फेंट्री रेजिमेंट मतलब किसी भी आर्मी के फुट सोल्जर्स। मेजर मेघ सिंह एक स्टाफ ऑफिसर थे ऐसी एक रेजिमेंट में जो वेस्टर्न कमांड में थी, और वेस्टर्न कमांड इंडियन आर्मी का सबसे बड़ा कमांड एरिया है जो राजस्थान के रेगिस्तान से जम्मू एंड कश्मीर के पहाड़ों तक जाता है। 1965 में मेजर मेघ सिंह ने रिजाइन कर दिया था क्योंकि उनको प्रमोशन नहीं मिली थी, पर जब उनको ये खबर मिली कि पाकिस्तान जम्मू एंड कश्मीर में आ गया है तब वो वापस आ गए। 1965 की एक सुबह मेजर मेघ सिंह को एक आइडिया आया कि वो इंडिया की जो वेस्टर्न कमांड है उसको और तगड़ा बनाना चाहते कमांडो फोर्सेस को यूज करके। उनका आइडिया था कि वो एक छोटी सी टीम बनाएंगे और उनको स्ट्रेटेजिकली पोजीशन करेंगे एनिमी की टेरिटरी में और ना कि इंडिया की टेरिटरी में। उन्होंने कहा कि इस टीम का मिशन होगा दुश्मन के प्लान्स को तहस नहस कर देना, उनके बारे में इंटेलिजेंस कलेक्ट करना, उनके की टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करना और दुश्मन में कंफ्यूजन क्रिएट कर देना। मेजर मेघ सिंह का मानना था कि ये टीम चाहे छोटी होंगी पर उनको इतनी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग मिलेगी कि किसी भी जंग में उनका बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है।
सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान उन्होंने ऐसे ही ऑपरेशंस बर्मा में करे थे जापानीज लाइंस के पीछे, और उनमें एक कॉन्फिडेंस था कि वो पाकिस्तान में भी ऐसे ही मिशंस कर सकते हैं। इस आइडिया को लेकर मेजर मेघ सिंह इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड के हेड लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह के पास गए। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह एक ऐसे लीडर थे जिनकी रेपुटेशन थी कि उनसे बात करना बहुत आसान था और वो नए आइडियाज को बहुत गौर से सुनते थे, चाहे वो आइडियाज उनके जूनियर सोल्जर्स क्यों ना ला रहे हो। लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने मेजर मेघ सिंह की प्रेजेंटेशन को बहुत ध्यान से सुना। इस प्रेजेंटेशन में मेजर मेघ सिंह ने प्रपोज किया कि इंडियन आर्मी का बहुत फायदा होगा स्पेशल ऑपरेशन से, और इस चीज के लिए वो एक कमांडो बटालियन बनाना चाहते हैं। इस प्रेजेंटेशन के बाद हरबख्श सिंह ने उनकी बात मान ली और उन्होंने मेजर मेघ सिंह को कहा कि आप प्रेपरेशन स्टार्ट करो। उन्होंने मेघ सिंह को यह भी बोला कि अगर आप कामयाब हुए अपने मिशन में तो आपको एक प्रमोशन दी जाएगी। उस समय इंडियन आर्मी बहुत डिसेंट्रलाइज थी, इसलिए आर्मी में एक नया यूनिट बनाने के लिए आपको दिल्ली की कोई ब्यूरोक्रेट से अप्रूवल की जरूरत नहीं थी, बल्कि आर्मी डिसाइड कर सकती थी खुद। इसीलिए मेजर मेघ सिंह को फुल फ्रीडम दिया गया एक ऐसा यूनिट बनाने के लिए जो इंडियन आर्मी में कभी बना ही नहीं। इस यूनिट में सभी लोगों को उन्होंने ही चूज किया, और क्योंकि ये फोर्स उनका ही आइडिया था उसको नाम दिया गया मेघदूत फोर्स। रिक्रूटमेंट के बाद इस मेघदूत फोर्स की ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, और ट्रेनिंग थी जम्मू एंड कश्मीर में, उधमपुर के पास पहाड़ों में, जहाँ इस यूनिट को फिजिकल फिटनेस, टैक्टिक्स और वेपन हैंडलिंग में ट्रेनिंग मिले। जो ट्रेनिंग के स्टैंडर्ड्स है इस यूनिट के लिए वो रेगुलर मिलिट्री से बहुत ज्यादा थे, और उधमपुर का पहाड़ी इलाका इस ट्रेनिंग के लिए बहुत ही अच्छा था क्योंकि वो एक चैलेंजिंग एनवायरनमेंट था इस यूनिट के लिए, जहाँ वेदर बहुत खराब था, कई ढलानें थी और ग्राउंड भी अनइवन था। फिजिकल फिटनेस और वेपन ट्रेनिंग के अलावा उनको बहुत पढ़ाई भी करनी थी, जैसे उनको पाकिस्तानी मिलिट्री के सेटअप और मैप्स को ढंग से पढ़ना था उनके बारे में जानने के लिए। इसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ बैटल या फिर और बैट, जहाँ डिटेल्स प्रोवाइड करी जाती है कि एनिमी सोल्जर्स कहाँ स्टेशन है, उनके पास कौन सा इक्विपमेंट है और वो कैसे ऑर्गेनाइज्ड है। और मेजर मेघ सिंह का जो डिसीजन था मेघदूत फोर्स को बनाने का, वो काम आया क्योंकि इस फोर्स को बहुत जल्दी डिप्लॉय करना पड़ा। अगस्त 1965 में इंडिया और पाकिस्तान में एक जंग हुई। पाकिस्तानी सोल्जर्स ने कश्मीर में लाइन ऑफ कंट्रोल को क्रॉस कर दिया था इंडिया में एक इंसर्जेंसी स्टार्ट करने के लिए। इस ऑपरेशन को पाकिस्तानी मिलिट्री ने बुलाया था ऑपरेशन जिब्राल्टर। जब ये जंग स्टार्ट हुई तो लेफ्टिनेंट जनरल हरबख्श सिंह ने सीक्रेटली मेघदूत फोर्स को लाइन ऑफ कंट्रोल के उस पार भेज दिया था ताकि पाकिस्तानी आर्मी कश्मीर वैली में घुस ना पाए। इसलिए इंडियन आर्मी ने एक एंट्री पॉइंट ब्लॉक करने के लिए ऑपरेशन लॉन्च किया था। ये ऑपरेशन था हाजी पीर पास को ब्लॉक करने का, ताकि पाकिस्तान की आर्मी ऐसी एंट्री कर ही ना पाए। इस वजह से मेघदूत फोर्स देर रात को पाकिस्तान की सप्लाई लाइंस के पीछे जाती और उनको अटैक करके कुछ ही घंटों में एलओसी के इस पार आ जाती। 1 सितंबर 1965 की रात को मेघदूत फोर्स ने पाकिस्तान की बॉर्डर के 10 किलोमीटर अंदर जाकर एक टनल डिस्ट्रॉय कर दिया था। इसीलिए 1965 की वॉर के बाद मेघदूत फोर्स को रीऑर्गेनाइज किया गया और वो इंडियन आर्मी की पहली कमांडो बटालियन बनी। कमांडो बटालियन किसी भी आर्मी की रेगुलर यूनिट की तरह नहीं होते, बल्कि वो स्पेशलाइज्ड ऑपरेशंस के लिए ट्रेंड होते हैं, जैसे सीक्रेट ऑपरेशन करने हो, एनिमी लाइंस के पीछे रेड करनी हो, या फिर कोई भी ऐसा मिशन हो जहाँ स्टेल्थ, एजिलिटी और एडवांस कॉम्बैट स्किल्स चाहिए होते हैं। कुछ देर बाद इस कमांडो बटालियन को इंडिया की पैराशूट रेजिमेंट में इंटीग्रेट कर दिया गया और इसको बुलाया गया 9th बटालियन। पैराशूट रेजिमेंट इंडियन आर्मी का वो स्पेशलाइज्ड यूनिट है जो बेसिकली एयरबॉर्न ऑपरेशंस के लिए यूज करे जाते हैं, यानी कि वो ऑपरेशंस जहां एक यूनिट को कॉम्बैट जोन में पैराशूट से ड्रॉप किया जाता है। अब जैसे इस एलीट यूनिट की खबर इंडियन आर्मी में फैल रही थी, वैसे कई यंग ऑफिसर्स इंडियन आर्मी के डिफरेंट भागों से इस बटालियन को ज्वाइन करना चाहते थे। अब उस समय इंडियन आर्मी में कई पैराशूट बटालियन थी और अगर कोई ऑफिसर एक पैराशूट बटालियन से इस एलीट कमांडो बटालियन को ज्वाइन करना चाहता था तो उनको कोई स्पेशल ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। पर कुछ समय बाद मेजर मेघ सिंह को प्रमोशन मिल गई थी और उनको इस एलीट यूनिट का हेड बना दिया गया था और उन्होंने कहा था कि इस कमांडो बटालियन में बस वही लोग आएंगे जिनको स्पेशल ट्रेनिंग मिलेगी। इसीलिए वो अपने टीम मेंबर्स को मध्य प्रदेश के महू में एक मिलिट्री सेंटर में भेजने लग गए जहां उनको स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग दी गई। और इस समय एंट्री होती है एक ऐसे आदमी की जो इंडियन स्पेशल फोर्सेस को और स्पेशलाइज बनाना चाहते हैं। 1967 में मेजर भवानी सिंह को
9th बटालियन में सेकंड इन कमांड अपॉइंट किया गया था लेफ्टिनेंट कर्नल मेघ सिंह के अंडर। प्रमोशन के बाद मेघ सिंह मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल बन गए थे और उनके नीचे थे मेजर भवानी सिंह। मेजर भवानी सिंह राजस्थान के रॉयल परिवार से थे और वो एक स्पेशल यूनिट बनाना चाहते थे रेगिस्तान में ऑपरेशंस के लिए, जिस तरह 9th बटालियन बनी थी। जुलाई 1967 में उनका आइडिया एक्सेप्ट कर लिया गया था और 9th बटालियन को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया था। जो ओरिजिनल ग्रुप था जिसको 9th बटालियन या फिर 9 पैरा कमांडो बुलाया गया था, उस ग्रुप के लीडर थे लेफ्टिनेंट कर्नल मेघ सिंह और इस यूनिट को उधमपुर भेजा गया था जहाँ उनका फोकस है स्पेशल ऑपरेशंस करना पर पहाड़ों में। जबकि जो दूसरा यूनिट था उसको 10th बटालियन या फिर 10 पैरा कमांडो बुलाया गया और इस यूनिट को राजस्थान भेजा गया ताकि वो कमांडो रेड्स रेगिस्तान के एनवायरनमेंट में सीख सके। और 4 साल बाद इन दोनों यूनिट्स का एक अच्छा टेस्ट हुआ था 1971 वॉर के दौरान। 9 पैरा कमांडो ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था नॉर्दर्न रीजन में, जहां उन्होंने पूंछ जैसी इंपॉर्टेंट पोजीशंस को डिफेंड किया था। जबकि 10th पैरा कमांडो ने कई रेड्स करी थी सिंध में पाकिस्तानी रेंजर्स के हेडक्वार्टर्स में। तो बहुत क्लियर हो गया था कि ये दोनों स्पेशल फोर्सेस हमारे देश के लिए बहुत ही जरूरी है। पर इन स्पेशल फोर्सेस के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी जिसने हमें पहली बार दिखाया कि स्पेशल फोर्सेस को भी सपोर्ट की जरूरत है। ये प्रॉब्लम थी क्या? पंजाब में इंसर्जेंसी। 1970s पंजाब में पॉलिटिकल वायलेंस बहुत आम बात हो गई। खालिस्तान मूवमेंट पर मैंने एक फुल वीडियो बनाया जो आप इस वीडियो के बाद देख सकते हो। इसी माहौल के दौरान जरनैल सिंह भिंडरावाले सिख कम्युनिटी को रेडिकलाइज करने की कोशिश कर रहा था। हर दिन खबरें आती कि कैसे पंजाब में माइनॉरिटी हिंदूज को अटैक किया जा रहा है और कई पॉलिटिकल लीडर्स को मारा जा रहा है। इस वायलेंस को काउंटर करने के लिए स्पेशल फोर्सेस की जरूरत थी, पर वो इस मिशन के लिए तैयार नहीं थी। पंजाब की इंसर्जेंसी से पहले ही इंडियन आर्मी को पता चल गया था कि उनको ऐसी फोर्स बनानी पड़ेगी जो हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेस का भी सामना कर सकती है। इस फोर्स को बनाने के लिए आर्मी ने डिसाइड किया कि वो एक स्पेशल यूनिट बनाएंगे ब्रिटिश स्पेशल एयर सर्विस की तरह। ब्रिटिश SAS एक हाईली स्किल्ड स्पेशल फोर्स यूनिट है जो दुनिया भर मशहूर है। ये यूनिट इतना स्किल्ड है कि उनको कई सिचुएशंस में डिप्लॉय किया जा सकता है, जैसे एक स्ट्रेटेजिक रोल में जहां उनको कोई एरिया सिक्योर करना हो या फिर काउंटर टेररिज्म रोल में जहां उनको हॉस्टेजेस सिक्योर करने हो। अब इंडियन आर्मी के पास पैरा कमांडो यूनिट्स तो थे ही, जैसे 9 पैरा कमांडो नॉर्दर्न कमांड में था और 10 पैरा कमांडो इंडियन आर्मी के वेस्टर्न कमांड में। पर इंडियन आर्मी ने कहा कि हम ऐसा एक नया स्ट्रेटेजिक यूनिट बनाना चाहते हैं जो किसी एक एरिया में असाइन ना हो, बल्कि उसको हम कहीं भी डिप्लॉय कर सके। इस चीज के लिए इंडियन आर्मी ने 9 पैरा कमांडो का एक यूनिट लिया और उसको बुलाया एक्सपेरिमेंटल कमांडो विंग। पर एक इंडियन आर्मी ऑफिसर ने अपनी आवाज उठाई। ये थे लेफ्टिनेंट जनरल इंदर सिंह गिल, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान कई कमांडो ऑपरेशंस करे थे। उन्होंने कहा कि हमें 9 पैरा कमांडो के एक यूनिट को कन्वर्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर बाय चांस कोई जंग हो जाती है तो आर्मी के पास इतने कमांडो यूनिट्स ही नहीं बचेंगे। उल्टा उन्होंने कहा कि क्यों ना हम पैराशूट रेजिमेंट की पहली बटालियन, जिनको 1 पैरा कहा जाता है, उनको कन्वर्ट कर दे। और ऐसा ही हुआ। 1979 में कन्वर्जन स्टार्ट हुई और 1982 में ट्रायल्स रखे गए, जिसके बाद इस यूनिट को बुलाया गया पैरा कमांडोज। पर ये पैरा कमांडोज एक एलीट यूनिट बन नहीं पाए। इसके पीछे कई कारण थे। जैसे लेफ्टिनेंट जनरल PC कटोच अपनी किताब में लिखते हैं कि सालों भर आर्मी छोटे छोटे मुद्दों पर ध्यान देती रही कि क्या स्पेशल फोर्सेस को सिविलियन कपड़े पहनने चाहिए या फिर नहीं, जबकि उनको फोकस करना चाहिए था कि उनको ढंग का इक्विपमेंट और मिशंस दिए जाए। जैसे पैरा कमांडोज कई पुराने वेपन्स जैसे 7.62 mm सेल्फ लोडिंग राइफल्स या फिर स्टर्लिंग सब मशीन गन्स यूज कर रही थी, जो स्पेशल ऑपरेशंस के लिए सही नहीं है। और ये दिक्कतें बहुत क्लियर हो गई 1984 में, जब आर्मी को बुलाया गया था अमृतसर में एक ऑपरेशन ब्लू स्टार के लिए। जून 1984 में जरनैल सिंह भिंडरावाले के साथ कई आर्म्ड मिलिटेंट्स ने अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में रिफ्यूज ले ली थी। मिलिटेंट्स के पास कई हथियार थे और उन्होंने गोल्डन टेम्पल के अंदर अपना बेस बना लिया था। इंदिरा गांधी की सरकार ने उनके साथ नेगोशिएशन करने की कोशिश करी, पर नेगोशिएशन फेल हो गई, जिसके बाद इंदिरा गांधी ने डिसाइड किया कि वो इंडियन आर्मी को यूज करेंगी इन मिलिटेंट्स को हटाने के लिए। 1 जून को टेररिस्ट के हाथों कई CRPF जवान शहीद हुए और अगले दिन 2 जून को इंडियन आर्मी को बोला गया कि वो गोल्डन टेम्पल में एंट्री करे और इधर डिप्लॉयमेंट हुई पैरा कमांडोज की।
पर प्रॉब्लम्स पहले से ही क्लियर हो गई थी। जैसे पैरा कमांडोज के पास कोई इंटेलिजेंस थी ही नहीं मिलिटेंट्स के बारे में। आप लेफ्टिनेंट जनरल पीसी कटोच का ये इंटरव्यू सुन लो, जो खुद एक टीम लीड कर रहे थे गोल्डन टेम्पल के अंदर। We got the information only in the morning of 2nd of June. And same day, part of my unit along with my CO, we moved to Amritsar. Right. And we were given a briefing, but intelligence was practically zero. इसके अलावा वो आउटडेटेड वेपन्स भी यूज कर रहे थे। ऐसे ऑपरेशंस में स्पेशल फोर्सेस ब्लास्ट करके एंट्री करती किसी भी स्ट्रक्चर में, पर इंडियन आर्मी को ये परमिशन नहीं दी गई थी। And normally, say, in our type of operations, say in special operations, you don't go through the gates, which is known to everybody. You blast your way through. That's right. But that sort of a damage was not permitted, although we had the explosives. इसी वजह से ऑपरेशन के बाद कई कैजुअलिटीज हुई। इनफैक्ट इस ऑपरेशन के कमांडिंग ऑफिसर ने खुद कहा कि हमें इस ऑपरेशन में भेजा गया था, पर हमारे हाथ बंधे हुए थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के फेलियर के बाद सरकार को रियलाइज हुआ कि उनको एक ऐसी स्पेशल फोर्स की जरूरत है जिसका मेन मकसद टेररिज्म को काउंटर करने का होगा। इस फोर्स को बुलाया गया नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। जून 1984 में डायरेक्टर ऑफ एनएसजी की पोस्ट क्रिएट हुई और 2 साल बाद अगस्त 1986 में एक बिल पास हुआ एनएसजी के लिए। पैरा कमांडोज की तरह एनएसजी का इंस्पिरेशन भी यूनाइटेड किंगडम की एसएएस से आया, पर एनएसजी आर्मी के पैरा कमांडो से अलग थी, क्योंकि एनएसजी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को नहीं बल्कि होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट कर रही थी। आज भी एनएसजी के ऑफिसर्स सेंट्रल और स्टेट पुलिस फोर्सेस से आते हैं और ना कि इंडियन आर्मी से। और एनएसजी बनाने का रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिला 1988 में ऑपरेशन ब्लैक थंडर 2 में। 1984 के ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद कई सिख इंदिरा गांधी से बहुत गुस्सा थे। ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद इंदिरा गांधी असैसिनेट हुई और फिर कई सिख टेररिस्ट ने पॉलिटिकल वायलेंस किया देश में। मई 1988 में पंजाब में ऐसे 30 ग्रुप थे जो उस समय एक्टिव थे और उन्होंने गोल्डन टेम्पल के कई कमरों पर कब्जा कर लिया था। 11 मई 1988 को फिर कई एनएसजी कमांडोज अमृतसर भेजे गए। एनएसजी कमांडोज के आने से पहले गोल्डन टेम्पल के आसपास सीआरपीएफ के जवान थे। जैसे ही कमांडोज आए उन्होंने इन पोजीशंस को सिक्योर कर लिया और वो वेट कर रहे थे कब वो गोल्डन टेम्पल में एंटर करेंगे। गोल्डन टेम्पल के बाहर डिफरेंट लोकेशंस में एनएसजी ने कई स्नाइपर्स भी पोजीशन करे। स्नाइपर्स के साथ साथ उनको नाइट विजन गॉगल्स भी दिए गए, जिससे वो रात में कई टेररिस्ट को मार पाए। इस बार एनएसजी ने उन गलतियों से सीखा जो पैरा कमांडोज ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के दौरान करी थी। इसलिए टेम्पल में इमीडिएटली घुसने की बजाय उन्होंने एक वेटिंग गेम खेली। उन्होंने समय लिया बिल्डिंग को पूरी तरह सिक्योर करने का और अंदर क्या हो रहा है उसकी इंटेलिजेंस गैदर करने का। जैसे ही उन्होंने पूरा एरिया सिक्योर कर लिया, एनएसजी कमांडोज गोल्डन टेम्पल के अंदर घुसे और उन्होंने कंटिन्यूअसली मशीन गन की फायरिंग करी। इतनी ज्यादा कंटिन्यूअसली फायरिंग करी गई कि टेररिस्ट भी बौखला गए। एनएसजी कमांडोज की स्ट्रैटेजी थी कि वो लगातार फायरिंग करते फिर कुछ समय के लिए रोक देते। उस समय वो अनाउंस करते कि अगर कोई भी सरेंडर करना चाहता है वो कर ले। और इसी वजह से 7 दिन के ऑपरेशंस के दौरान कई टेररिस्ट और सिविलियंस आराम से बाहर आ गए थे। एनएसजी की कंटिन्यूस मशीन गन फायरिंग की वजह से टेररिस्ट का मोराल बहुत कम हो गया था। इसी वजह से 18 मई को ऑपरेशन स्टार्ट होने के बस 7 दिन बाद जो लास्ट टेररिस्ट थे वो गोल्डन टेम्पल के बाहर निकल गए। पूरे ऑपरेशन के दौरान बस 3 एनएसजी कमांडोज घायल हुए। ये एनएसजी के लिए एक बहुत बड़ी विक्ट्री थी और पूरा इंडियन सिक्योरिटी सिस्टम समझ गया था कि काउंटर टेररिज्म के लिए एक स्पेशल फोर्स इफेक्टिव हो सकती है। तो इंडियन आर्मी में पैरा कमांडोज थे और होम मिनिस्ट्री के अंडर एनएसजी। पर एयर फोर्स को स्पेशल फोर्स की जरूरत तभी दिखी जब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक और जंग हुई, कारगिल वॉर। स्पेशल फोर्स की जरूरत और क्लियर हो गई जब 2001 में 2 टेररिस्ट अटैक्स हुए इंडियन एयरफोर्स बेसिस पर जम्मू एंड कश्मीर में, जिन्होंने दिखाया कि इंडियन एयरफोर्स के बेसिस इतने सिक्योर नहीं है और इसीलिए उनको एक स्पेशलाइज्ड फोर्स की जरूरत है। फिर 2002 में एक स्पेशल फोर्स बनाई गई जिसका ओरिजिनली नाम रखा टाइगर फोर्स, जिसको बाद में बदल के गरुड़ फोर्स कर दिया गया। सितंबर 2003 में इंडियन सरकार ने ऑथराइजेशन दे दी थी इस गरुड़ फोर्स की और कुछ महीने बाद 2004 में पहले बैच की ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर दी गई। इन गरुड़ कमांडोज ने एनएसजी के साथ उन टेररिस्ट को मार गिराया जिन्होंने 2016 में इंडियन एयरफोर्स का पठानकोट एयरबेस अटैक किया था। 31 दिसंबर 2015 को इकागर सिंह, एक टैक्सी ड्राइवर, अपनी गाड़ी चला रहे थे, पर रात को 9 बजे उनको कई टेररिस्ट ने रोक दिया। टेररिस्ट के पास AK-47 थी और वो उसकी गाड़ी हाईजैक करना चाहते थे। 35 साल के इकागर ने बहुत लड़ाई करी और टेररिस्ट ने उनको मार गिराया।
फिर इन आतंकवादियों ने एक और गाड़ी हाईजैक करी, जिसके बाद वो पठानकोट एयरबेस गए। उधर जाकर ये आतंकवादी एयरबेस की जंगली घास के पीछे छुप गए और फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने इंडियन सोल्जर्स पर अटैक किया। 7 सोल्जर्स शहीद हुए, जैसे गरुड़ फोर्स के कॉर्पोरल गुरसेवक सिंह। इंडिया को एविडेंस मिल गया था कि ये अटैक जैश-ए-मोहम्मद ने करवाया। आप जो नोटिस देख रहे हो वो स्क्रीन पर, वो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इशू किया था, जहाँ ये क्लियरली लिखा है कि इसका सबूत एक पाकिस्तानी टीम के साथ शेयर कर दिया गया था जो इंडिया आई थी इस अटैक की इन्वेस्टिगेशन करने। पर 9 महीने बाद इंडियन गवर्नमेंट को रियलाइज हुआ कि एक पाकिस्तानी टीम को इनवाइट करना कितनी बड़ी गलती थी। 8 सितंबर 2016 को 4 लश्कर-ए-तौयबा के टेररिस्ट ने इंडियन आर्मी ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स को अटैक किया, जो जम्मू एंड कश्मीर के उरी शहर के पास था। हमारे देश के 19 जवान शहीद हुए। बहुत क्लियर था कि एक जवाब देना पड़ेगा, और ये जवाब देंगी इंडियन स्पेशल फोर्सेस। इंडियन आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्स की 2 बटालियंस 9 पैरा एसएफ और 4 पैरा एसएफ को एक सर्जिकल स्ट्राइक करने की जिम्मेदारी दी गई। ये सारी डिटेल्स इस बुक में मिल जाएंगी, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक है। अटैक के बाद उधमपुर में नॉर्दर्न आर्मी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल DS हुड्डा बहुत दुखी थे। उन्होंने कहा कि वो जिम्मेदार थे उन सोल्जर्स की जिंदगियों के लिए जो शहीद हुए, और उनके मन में साफ था कि अगला स्टेप होगा क्या। उनके साथ आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल दलबीर सिंह और प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी सब जानते थे कि अगले स्टेप्स होंगे क्या। 1 साल पहले लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने म्यांमार में एक ऑपरेशन हॉट परसूट करवाया था, जिसकी वजह से सभी के दिमाग में सर्जिकल स्ट्राइक का आइडिया आया था। इस ऑपरेशन में इंडियन आर्मी का पैरा एसएफ यूनिट जो नॉर्थ ईस्ट में बेस था, उसने NSCN-K के कैंप को लोकेट किया था जो म्यांमार के अंदर था, और 60 टेररिस्ट को मार गिराया था। लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा जानते थे कि उरी का जवाब भी ऐसा ही होगा। इनफैक्ट उरी अटैक के कई महीने पहले लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने अपने 2 कर्नल्स कर्नल H और कर्नल K को बोला था कि वो LOC के उस पार कई टारगेट्स ढूंढे। कर्नल H और K इसलिए बुलाया जा रहा है क्योंकि बुक में भी इन कर्नल्स के नाम नहीं दिए जाते। फिर 2015 की सर्दी के दौरान पैरा एसएफ की 2 बटालियंस पैरा 4 और पैरा 10 ट्रेन करती है ऐसे अटैक के लिए। सितंबर 2016 में समय आ जाता है वो ऑपरेशन एग्जीक्यूट करने का जिसके लिए ये बटालियंस ट्रेन कर रही थी पिछले साल। कर्नल H और कर्नल K अपने बेस पर वापस जाते हैं और इन 2 बटालियन से उन लोगों को पिक करते हैं जो मिशन एग्जीक्यूट करेंगे। इन बटालियंस के कमांडिंग ऑफिसर्स, जिनको COB कहा जाता है, उनको बुलाया जाता है और कहा जाता है कि इस मिशन के 2 ऑब्जेक्टिव्स हैं, डर पैदा करना और रिवेंज लेना। कर्नल H कहते हैं कि आइडिया था ये बताने का उनको कि हम जानते हैं कि तुम कहाँ बेस्ड हो, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम जानते हैं कि तुम्हें मारना कैसे। 28 सितंबर 2016 को लेफ्टिनेंट जनरल हुड्डा ने ऑपरेशन X लॉन्च किया। उन्होंने कर्नल H और कर्नल K को कॉल किया और गुड लक विश किया। ऑपरेशन X को एग्जीक्यूट करने वाली टीम शाम को LOC गई, पर वो अंधेरा का इंतजार कर रहे थे ताकि वो LOC पार कर पाए। दिल्ली में आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ जनरल दलबीर सिंह ने ब्रीफ किया था नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल को, और उनको शेयर कर दिया गया था कि मिशन का प्लान है क्या। और जब एक बार रात हो गई तब कर्नल H और कर्नल K की टीम्स अकेली थी क्योंकि उन्होंने LOC पार कर ली थी। उनका मिशन था कि पीर पंजल रेंज के पास कई टेररिस्ट कैंप्स हैं जिनको उनको अटैक करना है। उन कैंप्स तक पहुंचने के लिए उनको पाकिस्तानी आर्मी के कई आउटपोस्ट क्रॉस करने पड़े, यानी कि वो दुश्मन की टेरिटरी में थे। पर एक इंजरी के अलावा ऑपरेशन X सक्सेसफुल था। टेररिस्ट इस स्ट्राइक से सरप्राइज हो गए और अगले दिन सितंबर 29 को इंटरनली सबको पता था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक एक सक्सेस है, और धीरे धीरे पूरे देश को पता चल गया कि स्पेशल फोर्सेस कितनी ज़रूरी है। ऐसे स्पेशलाइज्ड मिशंस की वजह से कई बार स्पेशल फोर्सेस को दाढ़ी वाली फौज भी कहा जाता है, क्योंकि टेररिस्ट के साथ ब्लेंड इन होने के लिए वो कई बार दाढ़ी रखते हैं। जैसे मेजर मोहित शर्मा जो पैरा 1 स्पेशल फोर्स हैं, उनको अशोक चक्र दिया गया था। उन्होंने बहुत बड़ी दाढ़ी रखी और वो टेररिस्ट के साथ घुल मिल गए थे। हफ्तों तक उन्होंने इंटेलिजेंस कलेक्ट करी, जो बस एक एग्जाम्पल है कि स्पेशल फोर्सेस कैसे 24 घंटे काम करती हैं। आज हमारे देश में कई स्पेशल फोर्सेस हैं, पर 4 मेन हैं। आर्मी की पैरा स्पेशल फोर्सेस जिनकी कई बटालियन है, नेवी की मार्कोस, एयरफोर्स की गरुड़, और फाइनली नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है। स्पेशल फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए सभी कैंडिडेट्स को CDS एग्जाम देना पड़ता है जो UPSC कंडक्ट करती है, जिसके बाद उनको सर्विस सिलेक्शन बोर्ड का इंटरव्यू करना पड़ता है और फिजिकल टेस्ट पास करना पड़ता है।
और उसी के बाद आप स्पेशल फोर्सेस के लिए अप्लाई कर सकते हो। कर्नल कौशल कश्यप ने एक इंटरव्यू में बताया था कि स्पेशल फोर्सेस के सोल्जर्स वो होते हैं जिनके मन में कोई डर ही ना हो। मकसद ये है कि आप ऐसे बंदे सिलेक्ट करना चाहते हो जो घबराए नहीं, जो वो पंगे लेना चाहता है लाइफ में कि ये पंगा मैंने लेना है, मैं घबराता नहीं हूँ, मैं डरता नहीं हूँ। सिलेक्शन के बाद भी आप परमानेंट तभी होते हो जब आप 90 दिन का प्रोबेशनरी पीरियड पास करते हो। प्रोबेशन होती है 3 महीने का सिलेक्शन प्रोसेस है जिसमें आपको फिजिकल मेंटली टेस्ट किया जाएगा टू योर लिमिट्स। एनएसजी की ट्रेनिंग भी इसी तरह चैलेंजिंग होती है। छोटी छोटी डिटेल्स के बारे में उनको बताया जाता है कि दरवाजे किस तरह होते हैं, शहरों में अगर कोई ऑब्स्टिकल्स हो तो उनको कैसे हटाना है और रात भर जगे कैसे रहना है। इन चारों स्पेशल फोर्सेस के साथ साथ एक और स्पेशल फोर्स है, स्पेशल फ्रंटियर फोर्स, जो आर्मी तक को रिपोर्ट नहीं करती, वो रिपोर्ट करती है पीएमओ को डायरेक्टली। जब ये फोर्स बनाई गई थी तब इस फोर्स में बस टिबेटन्स थे, पर आज टिबेटन्स और गोरखास दोनों हैं। एसएसएफ का ट्रेनिंग सेंटर देहरादून के 100 किलोमीटर दूर चक्राता में है और ट्रेनिंग आर्मी के अंडर नहीं बल्कि ट्रेनिंग होती है इंडिया की एक्सटर्नल इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के अंडर। आज भी चाइना के खिलाफ इंडिया के बॉर्डर एरियाज में एसएसएफ ही तैनात होती है। एसएसएफ इनफैक्ट इतनी जरूरी है इंडिया के लिए कि नवंबर 2020 में इंडिया ने एक बहुत कड़ा मैसेज भेजा था चाइना को, जब बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी राम माधव एक फ्यूनरल के लिए गए थे सुमेदार नीमा टेंजिन के लिए, जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स में टिबेटन थे। ये चाइना के मुंह में चाटा इसलिए था क्योंकि चाइना कहता है कि टिबेट उनका भाग है, पर टिबेटन्स चाइना के खिलाफ इंडियन आर्मी के साथ लड़ाई कर रहे हैं। ये स्पेशल फ्रंटियर फोर्स इतनी सीक्रेटिव है कि आर्मी ऑफिशियल्स को भी इसके बारे में जानकारी नहीं है। ये फोर्स कितनी बड़ी है और उन्होंने किन ऑपरेशंस में भाग लिया है ये पब्लिक नहीं किया जाता। आज इस फोर्स से कई रिटायर्ड सोल्जर्स दिल्ली के मजनू का टीला एरिया या फिर धर्मशाला में दुकानें चला रहे हैं। अगर आपको कोई रिटायर्ड सोल्जर मिल जाए इन एरियाज में जिनकी उम्र 80 साल से ऊपर है तो हो सकता है कि वो दलाई लामा के बॉडीगार्ड थे जो उनको इंडिया लेकर आए। अगर ऐसे किसी आप शख्स से मिले तो उनको थैंक यू जरूर कर देना। और याद है लेफ्टिनेंट कर्नल नेक सिंह जो इंडियन आर्मी के लिए एक स्पेशल फोर्स बनाना चाहते थे, 1973 में वो जोधपुर के पास अपने गांव में सेटल हो गए। वो राजस्थान किसान यूनियन के प्रेसिडेंट थे कई सालों के लिए और उन्होंने अपना समय दिया किसानों की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। उनको वीर चक्र अवार्ड किया गया और 2010 में वो स्वर्गवासी हो गए। वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था इसलिए मैंने मार्कोस के बारे में बात नहीं करी, पर उनकी भी कहानी इतनी ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको कई लिंक्स मिल जाएंगे।